अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ परीज़ात पार्ट 10। ये दौलतमंद लोग अंदर से कितने तन्हा होते हैं, इसका अंदाज़ा मुझे चंद ही दिनों में हो गया जब चारों तरफ से मुझे तारुफ़ी दावतनामों ने घेर लिया। ये शाम की पार्टियाँ, रात की दावतें, ज़हराने, असराने और इशाइये। आखिर इन अमीरों को अपने इर्द गिर्द हर वक्त इतना हुजूम क्यों चाहिए होता है। ये सब अंदर से शदीद तन्हा होने की निशानी नहीं तो और क्या है। मगर मैं तो हमेशा ही से इन पुरहुजूम महफिलों से कतराता था। लोगों की तेज़ चुभती नज़रें, तंज और तानों का आदी हो जाने के बावजूद मैं इस तजुर्बे को बार बार दोहराने के आदी नहीं था। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बेचैनियाँ और दर्द इसलिए भी पाल लेते हैं कि हमें हक़ाइक़ से नज़र चुराने की आदत पड़ जाती है। मेरा स्टाफ मैनेजर कमाली बहुत तेज़ और चलता पुर्जा किस्म का बंदा था। वो शहर में होने वाली किसी भी बड़ी तकरीब का दावतनामा मुझ तक पहुँचाने में देर नहीं करता था, मगर मैं हर बार किसी न किसी तरीके से उसे टाल ही देता। अगले हफ्ते से मैंने समंदर किनारे एक आला ज़ाती मकाम में कायम अपने दफ्तर में काम शुरू कर दिया। ज़्यादातर काम अभी तक दुबई के ऑफिस से ही होता आ रहा था, मगर कमाली ने यहाँ भी खासा अमला भर्ती कर लिया था। मुझे एक बार फिर तारुफ़ी मरहले की अज़ियत से गुज़रना पड़ा। एक बात मैं कभी भी ठीक तरह से समझ नहीं पाया था कि इन बड़े बड़े गैर मुतल्लिका दफ्तरों में इतनी बहुत सी ख़वातीन क्यों भर्ती कर ली जाती है, जबकि कुछ कामों को नौयत इस सनफ़ नाजुक की मौजूदगी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। जैसा कि हमारा तामीराती कंपनी, जाने कमाली ने इतने बहुत से स्टंट्स और डिप्टी मैनेजर टाइप ओहदों पर नाजुक लड़कियों को क्यों भर्ती कर लिया। मेरे इस्तफसार पर वो धीरे से मुस्कुराया। सारी बात हुस्न लताफ़त की है सर जी, वो जिसे अंग्रेज़ी में एस्थेटिक सीन कहते हैं। वैसे भी रिसर्च ने साबित किया है कि जिन दफातर में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती है, वहाँ के मर्द कर्ज ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, लिबास और वक्त औकात का भी ख़ास ख्याल रखते हैं और दफ्तर का माहौल भी खुशगवार रहता है। मेरा जी चाहा कि मैं कमाली से पूछूं कि उसने दफातर और इनके तरीक़े कार पर होने वाली सैकड़ों तहकीकात में से सिर्फ़ एक ही रिसर्च को नाफिज़ अमल क्यों समझा। मगर मैं चुप रहा। दफ्तर में काम करने वाली ख़वातीन और लड़कियां भी बार बार मुझे देखकर इसी तज़ब्ज़ब का शिकार हुई, जो मेरे लिए हर औरत का ख़ासा रहा था। मगर मैं इस कंपनी का मालिक था और उनकी मजबूरी थी कि वो मेरे एहतराम में खड़ी हो जाए और मुझसे बात करते वक्त उनके होठों पर एक मसनूई मुस्कुराहट जमी रहे। कमाली ने मेरे आने से पहले ही मेरे लिए एक तेज़ तरार सी लेडी सेक्रेटरी का बंदोबस्त कर रखा था, जिसे मैंने पहले दिन ही किसी डिप्टी मैनेजर के सेक्शन में मुंतकिल करवा दिया और कमाली ही को अपना पीए भी मुकर्रर कर लिया। जाने ये कमाली की तरक्की थी या तंज़िली, मगर वो इस खिदमत से बहुत खुश दिखाई देता था। कबीर खान मेरे साथ ही मेरी गाड़ी में दफ्तर आता और मेरी रवानगी तक इमारत के किसी गोशे में बाहर गाड़ी में ही मेरा इंतज़ार करता रहता। मगर न जाने क्यों कमाली की इससे जान जाती थी। कमाली कई बार मुझसे दबे लफ्ज़ों में ये गुजारिश कर चुका था कि मैं अपने साथ दफ्तर तक इसे अंदर ना लाया करूं, क्योंकि बकौल इसके कबीर खान का अंदाज़ ही बड़ा खौफनाक था और ख़ुद कबीर खान के भी कमाली के बारे में कुछ अच्छे ख़यालात नहीं थे। हमको यह आदमी कुछ ठीक नहीं लगता साहब, ये बड़ा चापलूस है और खुशामदी लोग अच्छा नहीं होता है। वो दोनों मेरे लिहाज की वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त करते आ रहे थे। मैंने कबीर खान को समझाया कि ये दुनिया चलती ही खुशामद पर है। सदर से लेकर क्लर्क तक सब किसी न किसी खुशामद की वजह से अपनी जगह और अपने ओहदे पर कायम है। खुशामद शायद दुनिया का सबसे कदीम हथियार है, जिसकी धार किसी भी दौर में कुंद नहीं होती।
कुछ दिन इसी हंगामा खेजी की नज़र हो गए, मगर जैसे ही कारोबारी मामलात अपनी डगर पर आए, मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकाल कर इसे शहर की वसत में वाक़ई एक गुंजान इलाके में चलने के लिए कहा। तंग सड़कों और गलियों से होते हुए हम घंटा भर बाद एक खुले मैदान में आ निकले। सामने अभी तक वही पुराना टीन का बड़ा सा निस्फ गोलाई में कटा बोर्ड गेट पर आवेजा था, मस्ताना गैराज। मेरी आंखों के सामने माजी के कई दिन पल में लहरा गए। ड्राइवर को मैंने गाड़ी गैराज के अहाते में ले जाने को कहा। उसने दबे लफ्ज़ों में मुझे बताने की कोशिश की कि कंपनी की गाड़ियों के लिए अपना महफूज डीलर और गैराज शहर के पौश इलाके में मौजूद है, मगर मैंने सुनी अनसुनी कर दी। गैराज के बरामदे में लकड़ी के सुतून के साथ अपनी मखसूस जगह पर वही पुराना सा रेडियो लटका हुआ था और फिज़ा उस्ताद मस्ताने के मन भाते गानों की आवाज़ से गूंज रही थी। जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। गाड़ी अंदर दाखिल होते देखकर एक शागिर्द भागता हुआ हमारी कार की तरफ आया। जी साहब, हुक्म करे, सर्विस करनी है या ऑयल बदलवाना है? ट्यूनिंग भी हो जाएगी। आपकी गाड़ी का इंजन सेल बंद है, कुछ वक्त लगेगा हमारी वर्कशॉप पर। ये कोई नया लड़का था। कुछ दूर बाकी लड़के वेल्डिंग प्लांट पर उसी तरह काम कर रहे थे जैसे कभी मैं वहाँ सारा दिन बैठकर अपना खून वेल्डिंग की चिंगारियों में जलाया करता था। मैंने लड़के से सख्ती से कहा, तुम्हारा उस्ताद कहाँ है? उसने हमारी गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया है, ठीक से काम नहीं आता, उसे जाओ बुला कर लाओ। शागिर्द घबराकर अंदर की जानिब भागा और चंद लम्हों बाद उस्ताद की गुस्से में भरी आवाज़ सुनाई दी, अरे कौन सा सेठ है मियाँ, हम भी तो देखे। उस्ताद मस्ताने ने आज तक अपने काम में हेरा फेरी नहीं की। हम मेहनत करते हैं, चोरी नहीं। उस्ताद मस्ताना अपने मखसूस हुलिये में सर पर 2 पल्ली टोपी रखे, वास्कट पहने और मुंह में पान दबाए बड़बड़ाता हुआ बरामदे से निकलकर गैराज के सहन में आया और हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने ड्राइवर और कबीर को गाड़ी के अंदर बैठे रहने को कहा और ख़ुद नीचे उतर आया। मेरी आंखों पर धूप का चश्मा था जिसे मैंने उतार कर अपने कोट की जेब में रख लिया। उस्ताद बेख्याली में गुस्से में भरा मेरी तरफ बढ़ा। मैं मुंह दूसरी जानिब मोड़कर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, क्यों उस्ताद मस्ताने, ये गैराज है या हेरा फेरी का अड्डा? मस्ताने के सारे शागिर्द बरामदे में खुद ब खुद उस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका भड़कीला उस्ताद सब कुछ भूलकर मुझ पर चढ़ पड़े। मेरे तेवर देखकर कबीर खान का हाथ भी पिस्तल की जानिब बढ़ गया। उस्ताद मस्ताने के शागिर्दों ने भी अपने तौर पर आसपास पड़े औजार बतौर हथियार उठा लिए, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि उस्ताद अकेला ही हमसे भिड़ जाएगा। तभी मैंने पलटकर फिरे हुए उस्ताद मस्ताने की तरफ देखा। कम से कम ये 700 साल पुराना रेडियो तो बदल लेते उस्ताद, अब तो इसके उर्दू गाने भी चाइनीज़ में सुनाई देते हैं। उस्ताद का मुंह खुले का खुला रह गया और मुझ पर नज़र पड़ते ही जैसे वह अपनी जगह जामिद हो गया, और फिर उसकी आंखों से एक झड़ी सी जारी हो गई और दौड़कर रोते हुए मेरे गले लग गया। ओ बेवफा, इतने दिन बाद अपने उस्ताद की याद आई। मुझे रफ़ीक ने फ़ोन करके बताया था कि तुम वापस आ चुके हो। सारा गैराज हमें हैरत से देख रहा था और फिर चंद पुराने शागिर्दों ने भी मुझे पहचान लिया और हमारे गिर्द एक जमघट्टा सा लग गया। उस्ताद ने बड़ी मुश्किल से इन्हें डांट कर काम पर लगाया, मगर वो सब बहाने से मेरी कार के गिर्द चक्कर काटते रहे। वो सब जान चुके थे कि कल तक मैं भी इन्हीं में से एक था, मगर आज उनके सामने इनके ख्वाबों की ताबीर बना खड़ा था। हम कमज़ोर और बेबस इंसान जन्म से लेकर करफ्ता दफनाने तक यही तो करते रहते हैं, अपने ख्वाबों का पीछा, इन ख्वाबों को सच करने की धुन में मगन, मगर हर एक के हिस्से में ताबीर भला कब आती है। और गैराज के मासूम लड़के ये बात नहीं जानते थे कि मैं आज जो कुछ था ये कभी मेरा ख्वाब था ही नहीं। मैंने तो बहुत छोटा सा सपना बुना था, बहुत मासूम सा ख्वाब था मेरा,
मगर इसकी ताबीर के लिए जाने मुझे अभी कितनी तवील रस्तों से गुजरना बाकी था। मंजिल अभी तक लापता थी। शायद हर इंसान ही का मुकद्दर अपने ख्वाबों को किसी और के लिए ताबीर होते देखना होता है और इसका अपना ख्वाब सदा के लिए ख्वाब ही रह जाता है। उस्ताद मस्तानी ने टक्कर के होटल से मेरी पसंदीदा दूध पत्ती चाय मंगवा ली और ख़ुद मेरे सामने बैठकर टुकुर टुकुर मुझे देखने लगा। तुमने तो वाकई कर दिखाया प्यारे, वरना मेरा तो करामात से यकीन ही उठ चला था। जो तुमने चाहा तुम्हें मिल गया, ऐसा दुनिया में कहाँ होता है भला। मैंने मुस्कुराकर उस्ताद की तरफ देखा। सिर्फ थोड़ी सी दौलत आ गई है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं बदला उस्ताद। मैं अभी तक वही परिजाद हूँ। उस्ताद ने पैंतरा बदल कर कहा, कमाल करते हो तुम। दौलत से बड़ी तब्दीली भी कोई और होती है भला, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ सर्फ हो जाती है चंद ढेले कमाने में। अब मुझी को देख लो, सदा के कंगाल ही रहे। अच्छा ये बताओ, कोई शादी वादी भी की है या नहीं अब तक, या अभी तक वही शर्मीले कुंवारे परिजाद हो। मैंने मज़ेदार चाय का आखिरी घूंट हलक से नीचे उतारा। मुझसे भला कौन शादी करेगी उस्ताद। ये फिर शागिर्द ब्याह कर ले और उसका उस्ताद कुंवारा ही रह जाए। ये कहाँ का दस्तूर है। उस्ताद ने कानों को हाथ लगाया। क्यों इस उम्र में मेरी लुटिया डुबोनों की बात करते हो परिजाद प्यारे। और ये क्या बात कर दी कि तुमसे कौन ब्याह करेगी। ज़रा ऐलान करके तो देखो, निकाह के लिए स्वयंवर रचेगा तुम्हारे तो। मैंने उस्ताद की बात दूसरी जानिब मोड़ दी। मेरी शादी की बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि गैराज का क्या हाल बना रखा है। लगता है बरसों से रंगो रोगन नहीं करवाया। काम वाली गाड़ी अभी इकाड़ का खड़ी नज़र आ रही थी। सहन में ये सब क्या है। उस्ताद ने मेरी बात टालने की कोशिश की। कुछ नहीं, धंधे में तो भला मंदा चलता ही रहता है। तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है। इतने में चाय के बर्तन उठाने वाले लड़के ने हमारी बात सुनकर राज खोल ही दिया। परिजाद भाई, गैराज तो गिरवी पड़ा है हमारा 3 साल से। उस्ताद गलत बता रहा है, कोई धंधा नहीं, सिर्फ मंदा ही मंदा है आजकल। उस्ताद ने आंखें दिखाते हुए उसे बुरी तरह से झाड़ पिलाई। कमबख्त, तू बाज नहीं आएगा बड़ों की बातों में दखल देने से। चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। जाके इस करोला के डेंट निकाल। शाम तक मुझे गाड़ी तैयार चाहिए, वरना खाल उधेड़ दूंगा तेरी। लड़का मुंह बिसोरता हुआ चला गया। मैंने उस्ताद की तरफ देखा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ उस्ताद, गैराज गिरवी क्यों पड़ा हुआ है। उस्ताद ने एक लंबी सांस भरी। अब क्या बताऊँ परिजाद, पुराने मैकेनिक और गैराजों का काम ठप हो गया है। गाड़ियों के इंजन अब सेल बंद आते हैं। ट्यूनिंग और मरम्मत कंप्यूटर वाली मशीनों पर होती है। टायर बिना ट्यूब के आ गए हैं और खर्रात का काम अब मॉडर्न मशीनें करती है। हमारे पास तो वही चंद पुरानी खटारा गाड़ियाँ आती हैं जिनका मिजाज ये नई मशीनें समझ नहीं सकती। खर्चे तुम्हारे सामने ही थे सारे। ऐसे में गैराज गिरवी न रखता तो क्या करता। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, बस यही सोचकर परेशान रहता हूँ कि गैराज की करकी या नीलामी के बाद नया मालिक कहीं इन बच्चों को बेरोज़गार न कर दे। तुम तो जानते हो इन सब के घर इन्हीं के दम से चलते हैं। कई दफ़ा इनसे कहा कि कमबख्तो जाकर कोई और नया धंधा ढूंढ लो, पर यह है कि यहाँ से टलते ही नहीं। मैं चुपचाप बैठा उस्ताद की सारी बातें सुनता रहा। किसके पास गिरवी रखा है ये गैराज तुमने। उस्ताद ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। ये इसी इलाके का एक मारवाड़ी सेठ, भला आदमी है, करकी की तारीख से पहले तंग नहीं करेगा। मुझे इस सेठ का नाम और मुकम्मल पता चाहिए उस्ताद। उस्ताद ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं प्यारे, उस्ताद अपने शागिर्दों को देता ज़रूर है, कुछ लेता नहीं है। मैंने उस्ताद से ज़्यादा बहस नहीं की और कमाली को फ़ोन करके गैराज पहुंचने को कहा। आधे घंटे बाद ही वो हड़बड़ाया सा गैराज में मौजूद था। मैंने गैराज की सबसे सीनियर शागिर्द को कमाली और ड्राइवर के साथ सेठ की तरफ भिजवा दिया, जिसका पता गैराज के सभी लड़के जानते थे। 3 घंटे बाद ही कमाली रहन रखे गए कागजात के साथ मेरे सामने खड़ा था। मैंने जायदाद की आज़ादी के कागज़
उस्ताद की झोली में डाल दिए। ये गैराज जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है उस्ताद। अगले हफ्ते तक नई कंप्यूटराइज्ड मशीनें भी आ जाएगी और तुम्हारी ये ड्यूटी है कि अपनी निगरानी में मेरे इस गैराज को एकदम टिप टॉप बना दो। अगली दफ़ा जब मैं अपने गैराज को देखने आऊँ तो मुझे यहाँ मेरा पुराना उस्ताद मस्ताना चाहिए। हाँ, मगर ये रेडियो ना बदलना, इसके बिना गैराज मुकम्मल नहीं होगा। उस्ताद मस्ताना गुमसुम सा हाथों में खिड़की खुलने के कागजात लिए बैठा मुझे देख रहा था। मैंने इसका कंधा थपथपाया और उठकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। उस्ताद ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, परीजाद। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे गले लग गया। मेरे आसपास गैराज के सारे लड़के जमा हो चुके थे। किसी ने मेरे हाथ थाम रखे थे तो कोई मेरे शाने से लगा खड़ा था। ये कमबख्त बेजार और खुरदरे कागज़ के चंद रुपए अपने अंदर इतनी खुशियों पर कब्जा जमाए रखते हैं। कैसे कैसे करतब करिश्मे दिखाता है ये पैसा। रोतों को हंसा देता है और हंसतों से बिछड़कर उन्हें आठ आठ आंसू रुला देता है। और ये दौलतमंद कितने अनजान रहते हैं इस पैसे के इस्तेमाल से। काश इन बेजान कागज़ के टुकड़ों का सिर्फ एक मुसर्रफ होता खुशियों का कारोबार। इन लड़कों के चेहरों पर ऐसी खुशी थी कि जिसके बदले सारी दुनिया की दौलत भी लुटा दी जाती तो कोई घाटे का सौदा ना होता। मगर उमूमन कुदरत जिन्हें दौलत देती है बदले में इनका दिल निकाल ले जाती है। शायद इसीलिए ये दुनिया दिल वालों से खाली हो जाती है। गैराज से निकलते निकलते सपहर के 4 बज गए थे। दफ्तर जाने का वक्त तो रहा नहीं था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी घर की तरफ मोड़ने का कह दिया और फिर वापसी पर मेरी नज़र अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर पड़ी। मैंने गाड़ी रुकवा दी और कुछ देर के लिए नीचे उतरकर गेट से अंदर चला गया। इस दरसगाह में मैंने अपनी ज़िंदगी के चंद अच्छे दिन गुजारे थे। अचानक ही मेरे अंदर खुद मेरे ही हाथों दफनाया हुआ वो एक नाकाम सा शायर जाग उठा, जिसके कलाम पर दाद व तहसीन से कभी वो सामने नज़र आने वाला बड़ा ऑडिटोरियम गूंज उठता था। मुझे याद आया कि दुबई जाते वक्त मैंने अपनी सारी नज़में और कलाम टीन के एक बक्से में बंद करके अपने पुराने घर की छत वाले कमरे में छोड़ आया था। जाने अब वो सारे रजिस्टर और कागज़ों के दस्ते कहाँ होंगे। काश वो सब अपने साथ ही दुबई ले जाता। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मेरे अकब में एक मानूस सी भारी आवाज़ गूंजी, तुम परीजाद हो ना? मैं चौंक कर पलटा। मेरे अकब में खड़ी मेरी गाड़ी से कुछ फासले पर एक बुज़ुर्ग शेरवानी और जनाह टोपी पहने खड़े हुए मुझे अपनी नज़र के चश्मे के पीछे से टिकती टुकटुकी बांधे देख रहे थे। जी मैं परीजाद हूँ, मगर आप वो मेरी तरफ बढ़े भूल गए। याददाश्त की कमज़ोरी तो बुढ़ापे से मशरूत होती है, मगर मैंने तो तुम्हें पहली नज़र ही में पहचान लिया था। मेरी ज़बान से बेइख्तियार निकल गया। मुझे पहचानने के लिए शायद याददाश्त शर्त ना हो। आप शायद सर अहमद हैं, हमारे लाइब्रेरी इंचार्ज। वो मुस्कुराए, ठीक पहचाना। तुम्हारे जाने के बाद उर्दू बज़्म अदब का शौबा भी मेरे हवाले कर दिया गया था। तुम्हारी कही हुई नज़में आज तक जामे के अदबी पर्चे में छपी रहती है और तुम्हारी वो स्टेज ड्रामे वाली नज़म, गर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए, हर साल जब भी ओथेलियो स्टेज किया जाता है पसे मंज़र में तुम्हारी वो नज़म ज़रूर दोहराई जाती है। मैं खामोशी से अहमद साहब की बात सुनता रहा। मेरा दिल चाहा कि उन्हें बता दूं कि मैं वो शायरी भी किसी ख़ास मकसद से किया करता था। कॉलेज के चंद माह जबीनों में से एक ज़रा सी तवज्जो हासिल करना मकसद था मेरा, और बस। उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम अचानक यूनिवर्सिटी छोड़कर कहाँ चले गए थे? तालीम मुकम्मल की या नहीं? मैंने धीरे से जवाब दिया, कुछ मजबूरियाँ थी सर, मुझे दुबई जाना पड़ा। सर अहमद ने पलटकर मेरी कीमती गाड़ी और गार्ड्स की तरफ देखा। लगता है तुमने वाकई वक्त ज़ाया नहीं किया, लेकिन तुम यहाँ बाहर लॉन में क्यों खड़े हो? अंदर चले आओ, बहुत से तालिबे इल्म तुमसे मिलना चाहेंगे। शौबे उर्दू में अक्सर तुम्हारी नज़मों पर बात चलती है। मैंने तरीके से माज़रत की, नहीं सर, आज नहीं, ये मेरा कार्ड है, कभी फुर्सत मिले तो मेरे दफ्तर चक्कर लगाइएगा। आपकी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी। यूनिवर्सिटी से घर वापस आने के बाद भी मैं बहुत देर तक यूनिवर्सिटी की यादों को अपने जहन से निकाल नहीं पाया। मुझे वो नटखट सी लुबना भी याद आई, जाने अब वो कहाँ होगी। सेठ आबिद से शादी के बाद कभी
कभी इसके बारे में कुछ सुनने में नहीं आया था। लुबना की माँ के एक जुमले ने मेरी ज़िंदगी के तमाम रास्ते बदल दिए थे, मगर मैं दौलत कमाने की धुन में ऐसा मगन हुआ कि अपने अंदर बसने वाले उस हसास और नाजुक इंसान को भी कुचल कर रख दिया, जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन इस सारी वदूद से मुझे क्या मिला? मैं तो आज भी उतना ही तन्हा और अकेला था। ना किसी के हुर्फ़े दुआ में था, ना किसी के दस्ते तलब में, ना किसी की आँख का नूर था, ना किसी के दिल का करार। मुझे टेरेस पर बैठे जाने कितनी देर हो चुकी थी। बाहर अंधेरा फैलकर शाम को रात की सियाह चादर में लपेट रहा था। लोग दिन और रात को एक दूसरे की ज़िद कहते हैं, मगर मुझे तो ये दोनों एक दूसरे के साथी लगते हैं, पक्के दोस्त। तभी तो जब दिन शदीद थकन से चूर होकर शाम तक हाँफने लगता है, तब शाम अपनी मेहरबान सहेली रात को आवाज़ देकर बुलाती है, और रात अपनी काली शॉल में इस थके मांदे दिन को समेटकर सुला लेती है। यूँ शायद हर रात की गोद में एक भरपूर दिन आंखें मूंदे सोया रहता है, बस हमें ही नज़र नहीं आता। कुछ देर बाद मुलाजिम ने आकर बताया कि कमाली मुझसे मिलना चाहता है। कमाली टेरेस पर आया तो मामूल से कुछ ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ लिबास में मलबूस था। ये क्या सर, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें सेठ रहमान के फार्म हाउस जाना है। पार्टी में शाम से 3 मरतबा वो खुद मुझे याद दहानी करवा चुके हैं कि ये दावत ख़ास तौर पर आपके एजाज़ में मुनक्किद की जा रही है। मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की। मेरा मूड नहीं है कमाली, तुम मेरी तरफ से कोई मुनासिब माज़रत पेश कर देना। कमाली गड़बड़ा सा गया। नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा। सारे शहर के उमरा वबा इकट्ठे होंगे और फिर हमें वहाँ अपने नए टेंडर्स के उम्मीदवारों से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। नया नया कारोबार है ना सर, ये मेल जोल रखना ज़रूरी है। मैंने बादिल ख्वास्ता खुद को बड़ी मुश्किल से आमादा किया और घंटे भर बाद हम सेठ रहमान के फार्म हाउस की राह पर गामज़न थे। आजकल अमीरों का ये एक नया मशगला बनता जा रहा है। शहर में ठीक ठाक आलीशान घर या जायदाद होने के बावजूद किसी वीराने में सैकड़ों एकड़ राजी पर एक फार्म हाउस तामीर किया जाता है, जहां ऐसी ही कारोबारी और गैर रस्मी दावतें रखी जाती है। ये फार्म हाउस एक तरह से उम्रा का स्टेटस सिंबल भी होते हैं और कुछ ख़ास लोगों के लिए पर्दे का काम भी करते हैं। सेठ रहमान का फार्म हाउस भी कुछ ऐसा ही पर्दा महसूस होता था। कई एकड़ घास के मैदान और गोल्फ कोर्स के दरमियान बने शीशे की इमारत, जिसके आसपास मसनूई नहर और फ़िज़ाओं के ज़रिए पानी के बहाव का इंतज़ाम मौजूद था। इंसान मादी तौर पर चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, पानी और सब्ज़ा इसकी जबलत से कभी नहीं निकल सकता। हमारे जहनों में जन्नत का तस्वुर भी तो बहती नहरों, ठंडे चश्मों और घने सायों की सूरत में ही होता है। सारा फार्म हाउस बरकी कहकहों से जगमगा रहा था। बारबेक्यू का बंदोबस्त भी बाहर सब्ज़े ही में किया गया था। मैं वहाँ मौजूद लोगों से सिर्फ नाम की हद तक ही वाकिफ़ था, मगर लगता था कि कमाली ने मेरा काफ़ी तफसीली तारुफ करवाया था, तभी वो सब मुझे अच्छी तरह जानते थे। मेरी कंपनी अगले हफ्ते एक बहुत बड़े ऑर्डर टेंडर करने वाली थी। मियारी आलात की फराहमी और एक नई जदीद हाउसिंग सोसाइटी के लिए हमें बहुत बड़ी मालियत का ठेका देना था, और वहाँ पार्टी में मौजूद सभी कारोबारी तबके इस ठेके में दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। सेठ रहमान 50-55 साला एक घाक और शौकीन मिजाज इंसान था, जिससे बातें करने के फ़न से काफ़ी आगाही थी। उसने फ़र्दन सभी मेहमानों से मेरा तारुफ़ करवाया और वक्तन फ़वक्तन अपनी गुफ्तगू के दौरान मुझे ये जताने में कतअन आर महसूस नहीं की कि वो हमारी कंपनी के ठेके में काफ़ी दिलचस्पी रखता है। हमारे साथ चलते हुए कमाली जिस तरह सेठ रहमान की तारीफ़ में ज़मीन आसमान की कलाबे मिला रहा था, इससे मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इसने कमाली को भी खुश रखा है। क्या बताऊँ सर जी, ये अपने रहमान साहब तो यारों के यार है। बड़ा हल्ला गल्ला रहता है इनके फार्म हाउस पर। सोबाई और वफाकी वज़रा और नौकर शाही तो समझे कि बस इन्हीं के दिल वादा है।
आज भी जो काफ़ी मिनिस्टर और सेक्रेटरीज आपको इस दावत में नज़र आ रहे हैं, ये इन्हीं का कमाल है। सभी को खुश रखने का फ़न तो कोई रहमान साहब से सीखे। कमाली की ज़बान कैंची की तरह चल रही थी। इस महफिल में मुझे एक और अदराक हुआ, इखलाकियात और शर्म हया के मियारात हर तबके में अपने अपने तौर पर तय और राइज शुदा होते हैं। महफिल में ज़र्क बर्क और झिलमिल करते मलबूसात में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो इस आज़ादाना माहौल में यहाँ वहाँ इटलाती फिर रही थी, और इनमें ज़्यादातर वो थी जो किसी न किसी बड़े आदमी के साथ बतौर दोस्त इस महफिल में शरीक थी। तारुफ के दौरान इनमें से अक्सर ने मुझसे भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। कभी मशरक़ी अक़दार में ज़नाने और मर्दाने का रिवाज हुआ करता था। बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और नवाबों की महफिलों में और दावतों में मर्द और ख़वातीन अलग अलग हिस्सों में शरीक हुआ करती थी। मतलब ये कि दौलत की फरावानी का इन बदलती कदरों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि दौलत और पैसा तो इनके पास आज के इन दौलतियों से कहीं ज़्यादा था। तो फिर ये आज़ाद ख़याली और बेहिजाबी हमारे माशरे में कहाँ से दर आई? चूँकि इंसान की इब्तिदा पत्थर के दौर से हुई थी, तो शायद इसका इख्तिताम भी पत्थर के दौर ही पर होगा। दरमियानी मुद्दत मुकम्मल उरूज और फिर यकसर ज़वाल का महज एक दौरानिया ही तो है। खाने से पहले हर तरह की गैर ममनुआ और ममनुआ मशरूबात से मेहमानों की तवाज़ा की गई। इंसान खुदा से हमेशा अक्ल और होशमंदी का तलबगार रहता है, ताकि ज़िंदगी मुतवाज़न खुशगवार हो सके। मगर शाम होते ही हम में से अक्सर इस होशमंदी से घबराकर ख़ुद को मदहोशी के अंधेरे के कुएं में उतार लेते हैं। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आती थी। मेरे इर्द गिर्द मसनूई मदहोशी का दौरा था, आर्जी और झूठी बेखुदी में। मैंने उकता कर कमाली को वहाँ से निकलने का इशारा किया। वो तेज़ी से लपक कर मेरे करीब आया। इतनी जल्दी सर? खाना बस लगने ही वाला है। सेठ रहमान को किसी ख़ास मेहमान का इंतज़ार है, इनके आते ही खाना चुन दिया जाएगा। मैंने उकताहट से कमाली की तरफ देखा। हमारी हाजिरी लग गई है, अब तुम यहाँ से निकलने की करो। कमाली ने सर हिलाया और सेठ रहमान की रवानगी से मुतला करने के लिए चला गया। मैंने अभी कार पार्किंग की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि किसी जानिब से रहमान कमाली के साथ तेज़ और लंबे डग भरता हुआ नमूदार हुआ। ये क्या पीज़ेड साहब, आप अभी से चल दिए? अभी तो शाम और महफिल ठीक तरह से भीगी भी नहीं। मैं धीरे से मुस्कुराया। मैं शाम देर तक औस में भीगता रहूं तो मुझे ज़ुकाम हो जाता है। भीगने के मामले में कम ज़र्फ़ वाक़ई हुआ हूँ मैं। सेठ मेरी बात सुनकर ज़ोर से कहा लगाने लगा, खूब, बहुत खूब। भाई, मैं तो समझता था कि पूरे शहर में सिर्फ़ एक मैं ही बज़ला संज बाकी बचा हूँ, मगर आज अपना मुकाबिल देखकर जी खुश हो गया। अब तो मैं आपको हरगिज़ इतनी जल्दी वापस नहीं जाने दूंगा। महफिल के बाद बैठकर आपसे बहुत सी बातें करनी है। बरसों बाद किसी हमजाद से वास्ता पड़ा है। मैंने बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की कि कल एक अहम प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग की तैयारी करनी है, मगर सेठ रहमान अड़ गया। नहीं भाई, अभी तो आपको इस महफिल की जान से मिलवाना है। शहपारा बेगम चोटी की एक्ट्रेस है, बड़ी धूम मचाई है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में। वैसे तो वो कभी किसी पब्लिक प्लेस पर यूँ आती जाती नहीं, मगर हमारे साथ कुछ देरीना मरासिम का ख्याल है उन्हें, इसीलिए आ रही है। ये ले, शायद ये इन्हीं की गाड़ी है। वो आ गई, बस 2 लम्हे इंतज़ार करें। मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ की है इनको। वो ख़ुद भी बहुत मशाक थी आपसे मिलने की। सच पूछे तो वो सिर्फ़ आपसे मिलने ही आ रही है। सेठ रहमान जल्दी से आगे बढ़ गया और मेरा सवाल मेरे मन में ही मचल कर रह गया कि भला वो मुझे जानता ही कितना है कि उसे मेरी तारीफ़ की ज़रूरत पड़ गई। कुछ ही देर में सेठ रहमान एक ज़र्क बर्क नाज़ो अदा की पीकर को लिए मेरी तरफ आता नज़र आया। मेरी नज़र उसके चेहरे से हटकर साथ चलती औरत पर पड़ी तो हैरत का एक शदीद झटका लगा। मैं इस औरत को जानता था, मगर तब उसका नाम शहपारा नहीं था। शहपारा की नज़र मेरी नज़र से टकराई
तो वो भी एक झटके से ठिठक कर वहीं जम गई। सेठ रहमान के साथ आने वाली औरत लुबना थी। हाँ, वही, मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत और तरहदार लुबना, जिसकी शादी सेठ आबिद नामी एक दौलतमंद कबाड़िए से हो गई थी। सेठ रहमान हम दोनों की कैफियत से बेखबर हमारा तारुफ करवाने में मसरूफ़ था। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। फिर मिलते हैं। अल्लाह।